हम वो नहीं जो वक्त के सांचे में ढल गए। हम जब भी चले वक्त के सांचे बदल गए। आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। हमारे सभी दर्शकों का हम आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी जानते हैं कि स्वच्छ पत्रकारिता करना बहुत जोखिम भरा होता है और आप ये भी जानते हैं कि वर्ल्ड हेडलाइन पर ज्यादातर खबरें वही होती हैं जिन्हें अक्सर बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म किसी भी कारण से जारी करने या प्रकाशित करने से कतराते हैं। और यही नहीं, ऐसा बहुत बार होता है कि ज्यादातर लोग हमारी खबरें देखते तो हैं और सराहना भी करते हैं, लेकिन खबर को लाइक और शेयर नहीं करते। हम अपने सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमारी पत्रकारिता देश को समर्पित है। हम किसी भी व्यक्ति विशेष या दल या पार्टी के मातहत नहीं है। हम केवल देश और देशवासियों के लिए राष्ट्रहित की पत्रकारिता करते हैं। आज हम जो खबर आपके लिए लाए हैं वो मात्र खबर नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के कारण खोखली हो चुकी व्यवस्था और सड़ चुके सिस्टम की ऐसी कहानी है जिसने कार्यपालिका, कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा दी और लोकतंत्र को शर्मसार कर डाला है, जिसे जारी करना बड़ा जोखिम उठाना भी हो सकता है। मगर बात उत्तर प्रदेश के संत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम और उनकी ईमानदारी पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है। इसीलिए वर्ल्ड हेडलाइन राष्ट्र हित में ऐसे लोगों को बेनकाब करना अपना संवैधानिक और नागरिक कर्तव्य समझता है। तो आइए अब खबर को शुरू करते हैं। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। हेलो जी, जय सिया राम एसडीएम साहब। जय सिया राम। मैं अयोध्या दशरथ पीठाधीश्वर परम पूज्य महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज का पीए बात कर रहा हूँ। महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री जी के गुरु भाई है। अच्छा अच्छा, जी जी। एक आपके क्षेत्र का भैया मामला है, ये नसीम अहमद और आस मोहम्मद जी। इनका जैसे नसीम ने इनका जमीन आस मोहम्मद जी के पिताजी। हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही मेरी ना? आ रही ये दोनों मतलब नसीम मोहम्मद के पुत्र हैं, तो ये आस मोहम्मद को बेदखल पूरा मतलब पूरी संपत्ति से वो करवा दिया अधिकारियों से मिलके। इनकी कहीं नाम नहीं है और पुराने कागजों में हर जगह इनका नाम है। मैं आपको सारा कागज और डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर रहा हूँ। और एक कुमुद शर्मा जी हमारा जी के नेता भी है बंगीपी की। हाँ, तो आपसे मिलने भी जाएंगे कल। नहीं मिली थी। हाँ हाँ, आई थी। और इसको पूरा एकदम प्रकाश जो हो वही करवाइए। ठीक है। हाँ, छोटे छोटे कामों के लिए मुख्यमंत्री जी का जानते हैं आपकी गलत काम इस सरकार में कहाँ हो, जो अधिकारी हुआ है उसका भी पता लगा के आप हमको बताइए, तो मैं उसकी पूरी डिटेल माननीय जी को भेजता हूँ, मुख्यमंत्री जी को। ठीक है, मैं देखता हूँ इसको। हाँ, इसको पूरा दिखवा के उसको भैया करवा के हमको इन्फॉर्म करिए। ठीक। अयोध्या आए आपकी अभी नहीं तो हो गए ना अभी हैरान। हमें भी आश्चर्य हुआ था जब ये ऑडियो हमने पहली बार सुनी। अब हम पूरी कहानी आपको बताएंगे कि ये ऑडियो हमारे पास कैसे आई और बुलंदशहर के कौन से एसडीएम साहब पर दबाव डालकर किसी आस मोहम्मद नामक व्यक्ति की सिफारिश की जा रही है। लेकिन उससे पहले ये ऑडियो हम आपको एक बार पुनः सुनवाना चाहते हैं। हेलो जी, जय सिया राम एसडीएम साहब। जय सिया राम। मैं अयोध्या दशरथ पीठाधीश्वर परम पूज्य महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज का पीए बात कर रहा हूँ। महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री जी के गुरु भाई है। अच्छा अच्छा, जी जी। एक आपके क्षेत्र का भैया मामला है, ये नसीम अहमद और आस मोहम्मद जी। इनका जैसे नसीम ने इनका जमीन आस मोहम्मद जी के पिताजी। हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही मेरी ना? आ रही ये दोनों मतलब नसीम मोहम्मद के पुत्र हैं, तो ये आस मोहम्मद को बेदखल पूरा मतलब पूरी संपत्ति से वो करवा दिया अधिकारियों से मिलके। इनकी कहीं नाम नहीं है और पुराने कागजों में हर जगह इनका नाम है। मैं आपको सारा कागज और डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर रहा हूँ। और एक कुमुद शर्मा जी हमारा जी के नेता भी है बंगीपी की। हाँ, तो आपसे मिलने भी जाएंगे कल। नहीं मिली थी। हाँ हाँ, आई थी। और इसको पूरा एकदम प्रकाश जो हो वही करवाइए। ठीक है। हाँ, छोटे छोटे कामों के लिए मुख्यमंत्री जी का जानते हैं आपकी गलत काम इस सरकार में कहाँ हो, जो अधिकारी हुआ है उसका भी पता लगा के
तो आप हमको बताइए, तो मैं उसकी पूरी डिटेल माननीय जी को भेजता हूँ, मुख्यमंत्री जी को। ठीक, मैं देखता हूँ इसको। हाँ, इसको पूरा दिखवा के उसको भैया करवा के हमको इन्फॉर्म करिए फिर। ठीक। अयोध्या आए आपकी अभी नहीं। अब आप हमारी खबर से जुड़ गए होंगे और समझ भी गए होंगे कि सिफारिश करने वाला वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने गुरु जी का गुरु भाई बता रहा है, अपना परिचय देकर अपनी थाक जमा रहा है। हालांकि वो कौन है ये खोजना तो पुलिस का काम है, मगर सिफारिश के कारण तक हम आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम आपको बता दें कि ये ऑडियो क्लिप वर्ड हेडलाइन को बुलंदशहर के ऊपरकोट निवासी नसीम अहमद ने उपलब्ध कराई है, जिस नसीम अहमद को हाल में किसी राजपूत नामक व्यक्ति ने फोन पर इसलिए ये रिकॉर्डिंग सुनवाई ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि उनकी संपत्ति से संबंधित मामला एसडीएम सदर बुलंदशहर की अदालत में चल रहा है। उसका फैसला नसीम अहमद के विरोधी के पक्ष में करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किसी खास का फोन आ चुका है। उस दलाल ने दोबारा फोन पर नसीम अहमद से 50 की डिमांड भी की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 50 कहने से क्या स्पष्ट होता है, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस पैतृक संपत्ति का ये मामला है वो अनुमानित 10 से 12 करोड़ की संपत्ति है और सिफारिश मुख्यमंत्री जी के यहाँ से बताई जा रही है, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि रिश्वत कम से कम 50 लाख की तो होगी ही। अब आपको हम दूसरी ऑडियो क्लिप सुनवाते हैं। हेलो जी भैया, मैं ये कह रहा हूँ भैया, जो भी करना हो जल्दी कर देना। फोन भी फिर तुम्हारा फोन भी हमें करवाना है डीएम हाउस से। मेरे भाई ना करवाना हो तो मना कर अभी देना। यहाँ से फ्री हो जाऊँ, मैं मौत में बैठा हूँ। तुम्हारा फोन भी तो हमें करवाना है। जब तुम्हारा आ जाएगा तो हम फोन करवाएंगे, तो रिकॉर्डिंग सुनवा दिया जाएगा। अब भाई एकदम कितने पैसे का करवाना है, मुझे थोड़ा सा इंतजाम भी करना है। तो विश्वास होना चाहिए। तुमने जब कहा सच्चाई हमने सुनी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जी जी, मैं और उन्हें बताना मत, उन्हें बताओ फिर वो ये कहेंगे इधर से भी हो गया उधर से भी हो गया। कितने पैसे का देने हैं थोड़ा सा मुझे, क्योंकि मैं भैया बहुत गरीब कमजोर आदमी। भैया इतने से जो बताए तो उतने से कम नहीं है, क्योंकि उतने उसने दिए हैं। 50 दिए उन्होंने। हाँ भाई मैं तो बहुत मार दिया इस आदमी ने। चलो मैं करता हूँ, मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ मेरे मौत में। फिर आगे कोई बात हो मुझे फोन करना। अभी फोन सीएम हाउस से करा दिया जाएगा, तुम्हारे हक में कराया जाएगा। तुम्हें रिकॉर्डिंग सुनवा दूंगा। विश्वास हो तो, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है। नहीं आप मेरे हमदर्द। तुम्हें मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनवाई एसडीएम साहब की, वही एसडीएम थे। ठीक है सब ठीक। फिर ये तुम्हारा कुछ कर ही नहीं पाया, तुम्हारे हक में चढ़ी हुई है, वो फिर थोड़ी ना काटेंगे। और जल्दी करना, इसलिए मैंने वहां से कॉल की ना अभी उनके लिए जिनसे कॉल करवानी है, तो वो कह रहे हैं उनसे पूछ लो जल्दी। तो मैंने पूछ रहा हूँ कितनी देर में आप मुझे कॉल करोगे, बता दो। मुझे यहाँ समय लग रहा है, कोई वेटिंग चल रहा है, वो आ रहे हैं यहीं ना। एक समय बता दो, अगर नहीं करवाना हो तो आप मना कर दो। पुराना दोस्त है ये हमारा। आप मैं सुबह से मैं भैया क्या कह रहा हूँ, नहीं अगर करवाना हो तो आप मना कर दो, क्योंकि मैं दूसरे को उसमें नहीं रह सकता। वो हो जाएगा, अभी कोई ऐसी जल्दी नहीं है, हो जाएगा, आप टेंशन न लो। मैं मुझे पता है एसडीएम कोर्ट में किस तरह से होगा, अभी वहाँ भी कोई जल्दी नहीं है, मुझे पता है, टेंशन न लो, मुझे करवा दूंगा मैं आपको। रात को मैं आपको करवा दूंगा, मुझे पता है एसडीएम कोर्ट में भी इतनी जल्दी नहीं है। एसडीएम कोर्ट में एसडीएम मालिक होता है कोर्ट का। एसडीएम चाहेगा एक टाइम है वहाँ में कर दूंगा मैं। भैया अगर एसडीएम योगी की यहाँ से कॉल आएगी ना, तो एसडीएम वो सुनेगा। अभी यहाँ से फ्री होकर बता दूंगा। 10 साल की चीज है ना, 1 घंटे कोई अगर दे दे तो उसकी तो फिर निमान वो करना पड़ेगा ना। अब बात आपकी बिल्कुल। योगी जी के यहाँ से कॉल आने का मतलब जानते हो? वो हाँ जी, योगी जी के यहाँ से कॉल आने का मतलब है कि अधिकारी करना पड़ेगा, सस्पेंड हो। मेरे लिए क्या आदेश है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। मैं कहीं भी गलत हूँ तो आप मुझे बताइए। बाकी का जो आप कह रहे हैं, मैं जो आदेश हो मैं तैयार हूँ, लेकिन मगर उससे गलत हो जाएगा ना ये। मगर एक बात है, हो तो जाएगा, मगर उससे मत बताना कि मेरी कॉल आई थी। मैं किसी को क्यों बताऊंगा? फिर वो ये कहेगा तुम इधर भी करवा रहे हो, इधर मिल गए आपको। फिर ये कॉल दोबारा मैं करवा दूंगा यहाँ से कि जो पात्र है सही है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम तो नसीम अहमद है जी। नसीम। और उसका छोटे वाले का आसम मोहम्मद है। हाँ, तो ये गलत ना हो एसडीएम साहब, इस मैटर को क्लोज कर दीजिए, खत्म। मतलब हाँ, हमारी करिए।
जो सही हो उसे करिए आप। एजीएम साहब तो यही तो कहेंगे आप कि जो सही हो उसे करिए आप। हाँ, जो तुम्हारा नाम चढ़ा हुआ है तो वो चढ़ गया, फिर उसे वो ना करे। गलत ना करा जाए जी। हाँ हाँ, क्योंकि कॉल आने का मतलब होता है वहां से फिर निरस्त होना है। तभी तो मैं तुम्हारे भाई ने मुझे कागज आधार कार्ड सब भेज रखे थे मैडम के लिए। तुम्हारे भाई का नंबर नहीं है मेरे पास। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, और उसने 50 दे भी रखे थे। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, तभी तो मैंने कॉल की थी इसीलिए, क्योंकि वो मिलने गए हैं या नहीं गए हैं। अभी कल बुलाया था ना, आज के लिए बोला है कि उन्हें भेज देना। तो बताओ आप मुझे आदेश करें, मैं बताऊँ, मैं तो कमज़ोर परेशान आदमी हूँ, तो जैसे कहोगे वैसे करूँगा। देखो भैया, अभी चाहो तो मैं कॉल कॉन्फ्रेंस पे भी ले लेता हूँ, सुनते रहना। जो मैडम है, तुम्हारा भाई भी। हाँ, मैं सुनता रहूँगा। और योगी जी के जो सचिव हैं, सुनता रहूँगा। PRO हैं। अच्छा जी, अच्छा। उन्होंने खुद कॉल किया और उन्हें लाइन पे ले लेता हूँ, वो मना भी कर देंगे। ठीक। मगर जो है वो फिर उसको तो वापस करने पड़ेंगे ना तुम्हारे भाई के लिए। हाँ, तुम्हारे तो लाइन पे ले लीजिए, आप जैसे कहेंगे वैसे करूँगा। लो, मैं ले लेता हूँ अभी लाइन पे OSD के लिए। तुम्हारा व्हाट्सएप पे है नंबर ही? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके आस मोहम्मद। हेलो, आस मोहम्मद। हेलो हेलो। इस ऑडियो क्लिप में जिस व्यक्ति ने नसीम अहमद से 50 लाख की डिमांड ये कहकर की है कि वो मुख्यमंत्री के यहाँ से दोबारा फोन करा देगा, यानी अगर आप रिश्वत दे देंगे तो SDM का आदेश आपके पक्ष में हो जाएगा। अब यहाँ उत्तर प्रदेश के सिस्टम से ये सवाल बनता है कि ये कौन दलाल है जो धड़ल्ले से योगी जैसे संत मुख्यमंत्री के दफ्तर आवास तक पकड़ रखते हैं, और ये कौन लोग हैं जिन्होंने समूचे शासन प्रशासन और न्याय व्यवस्था को रौंदने का साहस किया है। ये कौन देशद्रोही हैं जो SDM जैसे बड़े अधिकारी को फैसला बदलने का हुक्म सुना रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश के वास्तविक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं या वे सिर्फ किसी के हाथ की कठपुतली है और सरकार कोई और ही चला रहा है। यहाँ हम प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय, प्रदेश के पुलिस के मुखिया DGP महोदय और बुलंदशहर की DM साहिबा और पुलिस कप्तान साहब से अपेक्षा करते हैं कि हमारी इस खबर पर संज्ञान लें, क्योंकि आज जिस मुख्यमंत्री में देशवासी भविष्य का प्रधानमंत्री तलाश रहे हैं, भला कोई दलालों का समूह उसके शासन को बदनाम कैसे कर सकता है। वर्ल्ड हेडलाइन पुलिस और प्रशासन से ये जानकारी भी साझा करना अपना कर्तव्य समझती है कि जो ऑडियो क्लिप हमने आपको सुनवाई वो बातचीत गत 11 मार्च की है, जिसमें नसीम अहमद के मोबाइल नंबर पर 9084334419 पर किसी गौरव राजपूत कमांडो ने 9315770258 से कॉल किया और किसी महंत की बात सुनवाई। हमारे सूत्र बताते हैं कि इसी बाबत गत दिवस SDM सदर कार्यालय के एक कर्मचारी पर भी किसी ने खुद को महंत बताकर 9415191710 से इसी बाबत कई बार दबाव बनाया। प्रदेश शासन को इस प्रकरण की गंभीर जांच कर दोषियों को सबक सिखाना चाहिए। दरअसल बुलंदशहर के गांव मामन कला के मूल निवासी स्वर्गीय हाजी शमीम ने 2 शादियां की थी। हमारी जानकारी में पता चला कि बड़ी पत्नी सायरा बेगम थी और दूसरी पत्नी शमीम अख्तर थी।
हाजी शमीम की 5 संतानों में से 2 बेटे और 3 बेटियां रहीं, जिनको पहली पत्नी सायरा बेगम ने ही जन्म दिया था। बड़ा बेटा नसीम अहमद और छोटा बेटा आस मोहम्मद है। गत दिवस नसीम अहमद ने वर्ल्ड हेडलाइन को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसे जानकर लगता है कि आस मोहम्मद ने जायदाद के लालच में न सिर्फ दस्तावेजों में छेड़छाड़ कराई, बल्कि करोड़ों की जायदाद हड़पने के लिए कभी खुद को शमीम अख्तर का इकलौता पुत्र बताकर पासपोर्ट और वारिसाना बनाकर जनपद बदायूं के तहसील सहसवान की करोड़ों की जमीन खुर्द-बुर्द कर डाली और अब खुद को सायरा बेगम का पुत्र बताकर अपने ही बड़े भाई नसीम अहमद के हिस्से को हड़पने में लगा हुआ है। यूं तो आस मोहम्मद खुद को समाजवादी का नेता और अखिलेश यादव का करीबी बताता है, मगर अपना उल्लू सीधा करने के लिए नोएडा की कुमोद शर्मा नामक किसी दलाल किस्मी महिला के माध्यम से एसडीएम सदर को फोन करवाकर आदेश को अपने हक में करवाना चाहता है। ये सभी बातें नसीम अहमद ने हमारे कैमरे पर खुद बोली हैं। आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मैं नसीम अहमद सर मामन कला से हूँ। हाँ। और मामन कला से मुझे बहुत परेशान करा जा रहा था। इसी विषय में मैं अभी डीएम साहब से मिल के आ रहा हूँ, जो मैंने प्रार्थना पत्र डीएम साहब को दिया है। हाँ। अभी और वहाँ पर मेरा घर और ढेर है, जो मेरे भाई ने कूटनीति सहित से तहसील में, उसमें जो मेरी घरौनी है, मेरी खतौनी है, उसके ऊपर विवादित लिखवा दिया। तहसील कंप्यूटर में जो लड़के बैठते हैं ना, उसमें कंप्यूटर रूम के लड़कों से मिल करके, और जब मैंने उसे देखा, मतलब तो किसी अधिकारी ने उसको आदेश नहीं करे? नहीं, कोई आदेश नहीं सर। वही फिर एप्लीकेशन दे करके कोतवाल साहब को दी उन्होंने, जो देहात कोतवाली के एसआई हैं संजय जी, उनको दी। और मैं उनके पास गया, मैंने कहा आपने कैसे ताला लगवा दिया मेरे घर में? अच्छा, ताला भी लगवा दिया है? उन्होंने मेरा ताला लगा हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने ताला लगवा दिया। ये कब करवाया उन्होंने? आज उसको 20-25 दिन, 1 महीना हो गया सर। तो आप इतने दिन से कहाँ थे आप? मैं तहसील में जा रहा था, क्योंकि वो कोतवाल साहब कह रहे थे ये जो विवादित लिखा हुआ है इसे हटवा दो। मैं तहसील पहुंचा इसी प्रोग्राम में। मैं तहसीलदार जी से मिला, एसडीएम साहब से मिला, उन्होंने कहा कंप्यूटर रूम में जाओ। जब कोई कागज़ नहीं है, कोई आदेश नहीं है, तो कैसे चढ़ा दिया इन्होंने? फिर मैं कंप्यूटर रूम में गया, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं लड़के, वहाँ जाकर के मैंने उनसे बात करी। एक मोनू लड़का है, उससे मैंने बात करी, तो वो कहता है कि ये हट जाएगा, आप टेंशन मत लो, और इसमें पैसे वैसे खर्च कर लो। मैंने भाई पैसे का मांगे आप? जी। तो डीएम साहब से बताया आपने? मैंने बताया, मैंने लिख के दिया पूरी एप्लीकेशन, पूरे कागज़, पूरे सबूत दिए। मेरी घरौनी मेरे नाम है आज भी, और उसमें सिर्फ एक विवादित कंप्यूटर पे इन्होंने, जो कंप्यूटर रूम में बैठते हैं, उन्होंने कूटनीति सहित से उस पर विवादित बस शो कर दिया। तो खुद कह रहे थे हम हटा देंगे, ये हमारा काम है, हमने लिख भी दिया, तो इसे हम हटा भी देंगे। तो डीएम साहब को बताया आपने? मैंने बताया वो बात सारी, तो डीएम साहब ने अब तहसील के लिए मूव कर दी है मेरी एप्लीकेशन। हाँ। और सर इतना परेशान करा जा रहा है मुझे, तहसील में कोई नहीं सुनता। और वो जो मोनू और सोनू बैठे हुए हैं ना लड़के कंप्यूटर पे, वो सारे फ्रॉड हैं। उन्होंने मुझसे पैसे की डिमांड करी, और इसमें कितने पैसे मांगे आपसे? मुझसे 30-40 हज़ार रुपये मांगे कि इसे दे दो और हम हटा देंगे। 30 मांगे कि 40 मांगे? 40 हज़ार रुपये मांगे। मैंने कहा भाई मुझ पर इतने पैसे नहीं हैं, अभी मैं नहीं दे सकता। बोले हम हटा देंगे, आप पैसों का इंतज़ाम कर लो। मुझ पर नहीं हो पाया। और उसके साथ साथ इसमें अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं, मतलब जो तहसील के नायब तहसीलदार हैं या तहसीलदार हैं, उनके बगैर नहीं कर सकता मोनू। नहीं, आप ये बता रहे हैं कि किसी अच्छा, मैंने उनसे नहीं, अभी आपने बताया कि किसी अधिकारी का कोई आदेश नहीं है, ये हाँ, तो उन्होंने अपने आप ही कर दिया है। हाँ, तो जब अब मैंने आप बता रहे हैं कि नायब तहसीलदार भी। हाँ, तो मैंने इसलिए पूछा उनसे, मोनू से, कि भाई तुम्हारे पास कोई कागज़ है, कोई आदेश है जो तुमने विवादित लिख दिया? हाँ। तो वो उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। बोले नहीं जाओ अधिकारियों से बात करो। वो इस तरह से बात करते हैं, अगर उन पर अधिकारियों का हाथ ना होता तो वो इतने बड़े वो नहीं है कि जो उसे काट के मेरे खामखा विवादित लिख देंगे। मतलब आपने अपने आप ही गैस लगा लिया है कि अधिकारियों का हाथ है? जी है, मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है आपके नहीं पास? मैं फिर थाने गया, क्योंकि थाने में उन्होंने एक, हमारे भाई ने एप्लीकेशन लिख के दी, वो मेरी खरीदी हुई प्रॉपर्टी है। 91 में मैंने अपने आप खरीदी थी स्वयं। मतलब तुम्हारा भाई ही तुम्हारे इतना पीछे क्यों पड़ रहा है? सर वो 6 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उसने फर्जी आईडी बनवाए रखी है 2-2। एक तो पासपोर्ट की कॉपी बनवा रखी है, जिसमें सहसवान की ज़मीन थी 160 बीघे, हमारी जो उसकी माँ थी आस मोहम्मद की, उसकी माँ का नाम पासपोर्ट में होना ही चाहिए था। 2009 में पासपोर्ट बनवाया, उसमें नाम, माँ का नाम उसकी माँ का ही आता। उसने वो दिखा करके 2023 मतलब में, उसकी माँ और तुम्हारी माँ अलग अलग है? हमारे पिताजी ने 2 शादी करी,
श्री हाजी अब्दुल शमीम साहब ने 2 शादी करी, जो मामन कला के रहने वाले थे, अब ऊपर कोर्ट में रहते हैं। अच्छा, हैं जिंदा हैं शमीम साहब तो नहीं है? नहीं, हमारे पिताजी भी ख़त्म हो गए 2020 में, और जो आसमुमत की माता थी वो 2018 में ख़त्म हो गई, और जो मेरी माँ थी सायरा बेगम वो 2022 में ख़त्म हो गई। तो अब ये उनकी मृत्यु के बाद में ये मृत्यु के बाद में आस मोहम्मद सहसवान गए, पासपोर्ट की कॉपी लगाई, वो सारे कागज़ हैंगे, मैं तहसील में दे के थक गया, प्रशासन को, डीएम साहब को, योगी जी को दे के थक गया। मतलब इससे पहले भी डीएम साहब को दिया है आपने? इससे पहले मैंने बहुत करे कागज। मतलब किसको दिया? इन्हीं डीएम साहब को? नहीं, इनसे नहीं, इनसे पहले वाले डीएम साहब को दिया था। अच्छा, चंद्र प्रकाश जी को? जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुख्यमंत्री के यहाँ मैं चला गया, अभी फिलहाल जब उसने पासपोर्ट का बनवा लिया, ठीक है, अपनी माँ की प्रॉपर्टी उसने नाम करवा ली, कोई बात नहीं। अब सायरा बेगम की यानी मेरी माँ की 10 बीघे ज़मीन मामन कला में थी, जो मेरे नाम आनी थी क्योंकि मेरी माँ थी, तो उसने जाति प्रमाण पत्र बनवा करके 2018 में उसे सायरा बेगम लिखवा दिया अपनी माँ का नाम। यानी दोनों आईडियों में, जाति प्रमाण पत्र में और पासपोर्ट में, जो हमारे पिताजी की 2 वाइफ थी, दोनों को अपनी माँ पता था वो। ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। उसने 160 बीघे ज़मीन वहाँ से हथिया ली, और यहाँ ये 10 बीघे है, इसमें से 5 बीघे मांगता है मेरी। इस यहाँ नहीं रुका, इससे पहले पिताजी के मरने से 1 महीने पहले जो हमारे मकान है यहाँ बुलंदशहर में, उनकी ही बेजुबानी लिखवा ली। जी, तो आप क्या चाहते हैं अब इसमें? सर, मैं तो अपना निर्णय चाहता हूँ, बाप की प्रॉपर्टी है हमारी, वो आधी आधी होनी चाहिए। माँ अपनी माँ की वो ले ले, मैं अपनी माँ की ले लूँ, दैट्स ऑल। लेकिन 6 साल से मुझे टॉर्चर कर रहा है, मेरे घेर में ताला लगा रहा है, मेरे घर में ताला लगा रहा है, मुझे मारने को भागता है। अच्छा, पुलिस तो ऐसे मैटर में, जो ज़मीन जायदाद के मैटर में, वो कुछ कर नहीं सकती है? पुलिस ने ये मेरे घर ताला क्यों लगवाया गांव में? पुलिस के पास कोई किसी अधिकारी का ऑर्डर नहीं है, सिर्फ एक एप्लीकेशन की बेस पे, और वो जो उसने कागज़ दिए वो फर्जी है। मैंने दरोगा जी को कहा, दरोगा जी कहने लगे हाँ ये तो यार फर्जी है। तो कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था आपके साथ? कुछ नहीं झगड़ा, वो मुझे टॉर्चर करके मेरी प्रॉपर्टी छीनना चाहता है जो मेरे हिस्से की है। अच्छा, और कौन साथ दे रहा है इसका? दबंग लोग हैं, मेरा एक बहनोई है, वो इसका पुलिस में दलाली करता है, वो पैसे दे करके पुलिस में, ये मेरे घर में ताला लगवाया इन्होंने। अभी आप एक रिकॉर्डिंग का कोई जिक्र कर रहे थे, वो किसकी रिकॉर्डिंग है, क्या है? अभी 11 तारीख में एक टेलीफोन आया मेरे पास, और वो टेलीफोन आता है कि एसडीएम साहब से हमारी बातें चल रही हैं, और कोई महामहिंत हैं और गुरु जी के गुरु भाई हैं, यानी योगी जी के, उनसे हमने टेलीफोन करवाया। मतलब योगी जी को भी इन्वॉल्व कर दिया? हाँ। तो वो रिकॉर्डिंग आप देंगे? मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर। चलिए, हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे वो और रिकॉर्डिंग। वो फ्रॉड है सर, योगी जी का कोई इसमें योगदान नहीं है। योगी जी एक संत आदमी है। हाँ, एक वो नहीं कर सकते ऐसा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने मुझसे भी, पता है क्यों करा इन्होंने मुझे टेलीफोन, और मुझे क्यों रिकॉर्डिंग सुनवाई, जिससे कि मुझे विश्वास हो जाए कि एसडीएम साहब पे हमारा टेलीफोन गया, एसडीएम साहब से हम तुम्हारे खिलाफ करवा रहे हैं, तो मुझसे भी पैसे की डिमांड करी उन्होंने। अभी वो रिकॉर्डिंग आप हमें उपलब्ध कराएंगे? बिल्कुल मैं दूंगा। और उन्होंने एक लफ्ज़ और कहा कि मैं योगी जी का ब्लैक कमांडो बोल रहा हूँ, और आप किसी से मत कहना ये बातें, एसडीएम साहब से या आस मोहम्मद से, या एक कुमोद मैडम है जो नोएडा से आती हैं, जो इसकी आस मोहम्मद की। वो कोई अधिकारी हैं क्या? नहीं, वो दलाल हैं। आप कैसे कह सकते हैं वो दलाल हैं? सर, मैंने एसडीएम महोदय के ऑफिस में देखा, और उनके बाहर मैंने उनका फ़ोटो भी खींच रखा अपने भाई के साथ में, पीछे बैक साइड, जब वो जा रहे थे तो बैक साइड से मैंने फ़ोटो खींचा। तो नहीं, मेरा भाई मुझसे लड़ता, वो बदमाश रखता है, गुंडे रखता है, बड़ी गाड़ी है, मैं मोटरसाइकिल पे रहता हूँ, मुझे परेशान कर रखा है। 2.5 करोड़ रुपए पहले खा गया एक प्लॉट बेच के हमारे पिताजी के जिंदे पे ही, पिताजी पे गन रख के। हमारे पिताजी बीमार रहते थे। इसका तो कोई सबूत नहीं होगा, तो ये तो मैंने कह दिया चल तू खा गया, खा जा, ट्रैक्टर, ट्रॉली, राइफल, रिवॉल्वर सब खा गया। लेकिन जो जायदाद है, क्या चाहते हैं आप? अब जो जायदाद है हमारी वो आधी आधी हो जाए। भाई वो अपनी माँ की ले ले, मैं अपनी माँ की ले लूँ, बाप की में से आधी आधी हो जाए। लेकिन सर, जहाँ मैं ऊपरकोट रहता हूँ वो भी उसी में रहता है। नीचे मार्केट है हमारी, 18 दुकानें, उसमें से किराया 1 रुपया नहीं देता। सहसवान की उसके नाम चल गई, 160 बीघे उसकी सारी आमदनी ले रहा है। सर, मैं गरीब आदमी हूँ, कमज़ोर आदमी, अपने बच्चों को पढ़ाऊँ। अभी मैंने 2024 में अपनी बिटिया की शादी करी, मैं कहाँ से लाऊँ इतने पैसे? बच्चे नहीं पढ़ पाए मेरे, इतना अत्याचार कर रहा हूँ मेरे पास, कहाँ से लाऊँ मैं पैसे? और कुछ कहना चाहते हैं? हालांकि आप डीएम साहब से तो मिले सर, मैं आत्मदाह का वो रह गया मेरे पास, और कोई उपाय नहीं। देखिए, इस तरह की नहीं, इस तरह की बात मत कीजिए, और ये मन भारी मत कीजिए आप। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें अब आप कार्रवाई कर रहे हैं तो आपको न्याय मिलेगा। मुझे न्याय तो नहीं मिल रहा।
एसडीएम साहब से मैं गया बात करने के, एसडीएम साहब ने बात ही नहीं सुनी मेरी। मैं वकील साहब के, वो कहने लगे नहीं आप जाइए, मेरे ऊपर प्रेशर है। प्रेशर बताया उन्होंने? हाँ, और एसडीएम साहब की जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे ही एसडीएम साहब से बात करी है, चाहे किसी फर्जी ना आदमी ने करी या किसी ने करी, लेकिन करी है एसडीएम साहब से, ये आवाज़ उन्हीं की है। चलिए ये बात हम भी कोशिश करेंगे। मैं तो योगी जी को इस रिकॉर्डिंग को सुनवाना चाहता हूँ, मैं जाऊँगा योगी जी। आप रिकॉर्डिंग हमें उपलब्ध करवाइए, योगी जी तक हम अपनी खबर में भेज देंगे उसे। बड़ी मेहरबानी होगी, मेरा इसमें ये सहयोग करिए, अन्य मैं आत्महत्या परिवार के साथ करूँगा। चलिए ऐसा मत कीजिए, आत्महत्या किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। 6 साल और उम्मीद कीजिए जो डीएम साहब हैं अच्छी हैं। नहीं, मुझे डीएम साहब से पूरी उम्मीद है। हाँ, तो ये आपको न्याय मिल जाएगा। और कुछ कहना चाहते हो तो बताइए। बस मैं न्याय की गुहार कर रहा हूँ कि डीएम साहब और प्रशासन मेरे साथ न्याय करे। चलिए और ये आसमम्मा जो ना, ये गुंडे रखता है, कई सारे इसके माफिया गुंडे हैं। चलिए वो तो पुलिस का मैटर है, पुलिस देखेगी। बहरहाल आपकी खबर को हम आगे बढ़ाते हैं। पुलिस वालों को क्या अधिकार है मेरे घर ताला लगवाने का? ना उनके पास कोई किसी अधिकारी का ऑर्डर हो, किसी का हो, वो बिल्कुल इस पे आपने अब एप्लीकेशन दे दी है, जांच हो जाएगी। और धमका। नसीम अहमद अपनी जायदाद बचाने के लिए अभी तक कई दर्जन प्रार्थना पत्र बुलंदशहर पुलिस और प्रशासन और मुख्यमंत्री कार्यालय को दे चुके हैं, परंतु कहीं से न्याय की कोई किरण नसीम अहमद पर नहीं पड़ी है। नसीम अहमद की लंबी पैरोकारी और कार्रवाई की चाल का जिक्र हम अगली खबर में बताएंगे, क्योंकि अधिक बड़ी खबर को हमारे दर्शक भी आधी अधूरी छोड़ देते हैं। इसीलिए इस खबर में अभी बस इतना। आगे हम आपको बताएंगे दलालों की गैंग की विस्तृत कारगुजारी, और साथ ही देखते हैं कि बुलंदशहर की पुलिस इस मामले में क्या करती है और प्रशासन कहां तक सोचता है। हमारा सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने जिंदा होने का सबूत देते हुए कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए वर्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।